तो हेलो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक सेट थ्योरी। ठीक है। सो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं। सेट्स आपके क्या होते हैं? सेट्स इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट्स आपका एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। अब मैं इसे ऐसे समझा सकता हूँ जैसे कि कुछ लोगों को ना कुछ चीज़ें कलेक्ट करने का शौक होता है, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट आपका पोस्ट स्टैम्प्स, डिफरेंट डिफरेंट आपका बॉटल कैप्स। ठीक है। डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, बट डिस्टिंक्ट मतलब कि एक बार एक जैसे कि मान लीजिए आपने एक आपका पिकाचू का कार्ड है कोई, एक बार आप पे पिकाचू का कार्ड आ गया तो आप फिर कोई दूसरा ही कार्ड कलेक्ट करोगे, आप वापस से पिकाचू का कार्ड कलेक्ट नहीं करोगे। समझ रहे हो? मतलब डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इसे? इस वाले ब्रैकेट से, ये जो आपके ये वाले ब्रैकेट होते हैं, अगर मैं बना पाऊँ इन ब्रैकेट से। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है अ सेट ऑफ वॉवल्स के, हम मैथमेटिकली से कैसे लिखते हैं? अ सेट ऑफ वॉवल्स अंदर ए ई आई ओ यू, अ सेट ऑफ लेटर प्रेजेंट इन वर्ड परफेक्शन। ठीक है। परफेक्शन में आपके लेटर्स का सेट क्या होगा? देखिए, परफेक्शन में पी आता है, ई आता है, आर आता है, एफ आता है, ई। देखिए यहाँ पे वापस से ई है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो एक बार ई आ गया तो वो वापस रिपीट नहीं होगा। फिर आप देखेंगे अलग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज CTION। अ सेट ऑफ नंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 3 5 7 9 लेस देन 10। ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या समझना है? नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। होल नंबर क्या होता है आपका? 0 से इन्फिनिटी। इंटीजर्स क्या होता है आपके? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि बिलोंग टू का। ठीक है। ये जो सेट है इसके अंदर ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं, हम इन्हें बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है। एलिमेंट ऑफ सेट कि उसी का पार्ट है, एलिमेंट है उसी चीज़ का। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट दिस अ सेट ऑफ वॉवल। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमने ए सेट ले लिया जिसमें हमने 1 2 3 4 ले लिया। अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ? 1 बिलोंग्स टू, इसका मतलब हो गया 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए मतलब कि 1 आपका सेट ए में प्रेजेंट है, 2 भी आपका प्रेजेंट है, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये साइन आपका होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये चीज़ उस सेट में आपकी प्रेजेंट है ही नहीं। समझ रहे हैं आप? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है सेट में। सो ये अभी हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आपका दो प्रकार से हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है हमारी रूस्टर फॉर्म। तो ये रूस्टर फॉर्म क्या होती है? हमारी फॉर्म विच इंक्लूड्स ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट। जैसे कि अभी हम कर ही रहे थे, हमने एलिमेंट्स दिखा दिए हैं इसमें, AEIOU 11 12 13। बट जो मेन है यहाँ पे वो है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, जो अलग है। सेट बिल्डर फॉर्म बेसिकली क्या है? अ फॉर्म टू रिप्रेजेंट सेट विच गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट सेट। ठीक है। ये एक फॉर्म है जिससे हम सेट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बट इस रिप्रेजेंटेशन में हम सेट में एलिमेंट की जगह उस एलिमेंट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। पहले तो हम देखते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ठीक है। यहाँ से देखिए आप, जैसे कि मैंने एक सेट ए ले लिया और मेरे को डिफाइन करना है कि देखिए हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स सच दैट एक्स, या तो आप ऐसे लिखेंगे या तो आप इसे ऐसे लिखेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x belongs to natural number, and uh, x belongs to x is and x is even number less than 10। हमने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x हमारा n नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, मतलब 1 से इन्फिनिटी तक। एंड x इज़ इवन नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 इवन नंबर क्या क्या हो गया आपके? 2, आपका 4 6 8, बस ये आपका सेट आ गया। अभी मैं अगर एक और एग्जांपल दूँ ऐसा, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स आपका इज इक्वल्स टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। फिर हम यहाँ पे एक कॉमा देंगे। अब हम लिखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक। पहले हमने तो रिलेशन डिफाइन कर दिया कि आपका x क्या है, x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, और हमने यहाँ पे रिलेशन डिफाइन कर दिया आपका कोई मतलब हम यहाँ पे वैल्यूज़ डिफाइन करेंगे कहाँ से कहाँ तक। तो 1 से 5 तक,
फाइव से और 1 के बीच में x है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। वैसे तो हमने ये कर दिया, अब ये करने की ज़रूरत थी नहीं, ठीक है, ये करने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और हमारा x कहाँ से है, 1 से लेके 5 तक। तो पहले आप 1 डाल के देखिए, x इज इक्वल्स टू 1 डाल के देखेंगे तो आपका x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो रहा है। x इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होता है। x की वैल्यू आप 2 डाल के देखें, यहाँ पे भी 2 डाल के देखें, x 4 आ जाएगा, ऐसे ही आपका आ जाएगा 9, ऐसे ही आपका 16, ऐसे ही आपका 25। आई होप सो आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। ऑल्दो इसका ना NCERT वाला पार्ट ट्राई करके देखना, ये आपको ना खुद बनाना है। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कि कैसे बनाने हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा एक आध और एग्जांपल ले लें, आपका x सच दैट x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। एक चीज़ आपको इक्वालिटी वाले साइन का ध्यान रखना है। अगर मैं लिख रहा हूँ फाइव 1, आई होप सो आपको ये साइन पता होंगे, बट आपको क्या डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ मैं इस चीज़ का। इसमें क्या है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें ना ये जो वैल्यूज़ लिख रखी है वो भी इंक्लूड होंगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो इनके बीच की वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी, जो है आपका 2, 3, 4। यहाँ पे आपका 5 और 1 इंक्लूड नहीं होगा। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, ये नहीं है, तो आपका ये वैल्यूज़ साइड वाली इंक्लूड नहीं होंगी, और अगर आपका ये है तो ये वैल्यूज़ भी इंक्लूड होंगी। ज़्यादा कोई बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। आई होप सो आप लोग पढ़े लिखे हैं थोड़े, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया, और हमने यहाँ पे कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया, और हमारा एक्स मैं आपको एक वही दे देता हूँ फिर 1 से लेके x हमारा 5 तक। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब 1 और 5 इंक्लूड नहीं होंगे। तो x की वैल्यू सबसे पहली क्या होगी आपकी, सॉरी ये चीज़ ना ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जो रियल नंबर होता है उसमें हमारे डेसिमल भी आते हैं। तो ये फिर पता है क्या होगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि 1 के बीच में क्या इंटीजर आएंगे, डेसिमल आएंगे, क्या आएंगे, इसके लिए हमें डिफ़ाइन करना होगा, सिर्फ नेचुरल नंबर आएंगे, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, मेरे से गलती हुई है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये चीज़ आपको डिफाइन करनी है कि आप होल नंबर ले रहे हो, रियल नंबर ले रहे हो। रियल नंबर क्या होता है आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सब कुछ, फ्रैक्शन, इंटीजर, अंडर रूट, सब कुछ वो आपके रियल नंबर हो गए, ठीक है। रियल नंबर, इस चीज़ का नोट्स, इन चीज़ के नोट्स बनाते रहिएगा। a इज इक्वल्स टू, ठीक है। पहले अब हम रखेंगे इसमें 2 नेचुरल नंबर 2, तो 4 माइनस 2 2, ठीक है। आपका 9 माइनस 3 6, 3 रखेंगे तो, और 4 रखेंगे तो 16 माइनस 4 12। तो ऐसे आपका हमने रिप्रेजेंट कर दिया है सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अगर कोई डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। फिर हमारे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, कि हमारे हम पे कितने प्रकार के सेट्स होते हैं। एक होता है हमारा फाइनाइट सेट मतलब अ सेट हैविंग फाइनाइट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए भाई एलिमेंट्स, ठीक है। आप सेम रिपीट नहीं कर सकते एक एलिमेंट को एक सेट में बार बार। तो फाइनाइट तो हमें समझ ही आ रहा है, जैसे कि जहाँ तक हम गिन सके उतने एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि ये सेट है हमारा रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स की हमारी अनगिनत रिवर थोड़ी ना है, कुछ रिवर है चाहे 50 हो 100 हो, बट है, हमें पता है उसका नंबर। तो आपका फाइनाइट सेट हो गया। आपका फिर आता है इनफाइनाइट सेट क्या होता है आपका, बेसिकली सेट्स हैविंग इनफाइनाइट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब डिस्टिंक्ट तो आपको पता ही है क्या है, इनफाइनाइट इसे हम रिप्रेजेंट ऐसे करते थे 1 2 3 4 ऑफ इनफाइनाइट, हम गिन ही नहीं सकते वहाँ तक है एलिमेंट इसमें। बी 2 3 4 इनफाइनाइट। सी एक सेट हम मान लेते हैं 3 से आपका 6 आपका 9 इनफाइनाइट, कोई लिमिट ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है एलिमेंट, ठीक है। फिर हमारा तीसरा आता है नल वॉइड सेट। नल मतलब खाली, मतलब आपका दिमाग, बट नहीं, यहाँ पे हम सेट्स की बात कर रहे हैं। सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स, ठीक है, समझ रहे हो आप, सेट्स में एलिमेंट ही नो है। भाई मैं ना थोड़ा फ्रैंक हो जाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, बट सेट्स में आपके एलिमेंट ही नहीं है। जैसे ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, 3/2, 5/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, इट ऑल्सो नल सेट, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। यहाँ पे हमारा बी है सेट ऑफ डे बिटवीन संडे एंड मंडे। संडे और मंडे के बीच में कौन सा दिन आता है,
कोई दिन नहीं आता भाई, संडे के बाद मंडे ही आता है, तो वो आपका नल सेट हुआ। एंड एक्स सच दैट एक्स, ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 और 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होता है? कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। 1 से 2 के बीच में सारे आपके डेसिमल वो होता है, 1.1 1.2, इन्हें भी सब फर्दर डिवाइड करो आप, तो 1.11 1.12 ऐसे, ठीक है। फिर आपका आता है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट से सिंगलेटन से ही समझ आ रहा है कि उसमें एक ही एलिमेंट है। सेट ओनली हैविंग वन एलिमेंट इज सिंगलेटन सेट। अ सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, इंडिया के कितने प्राइम मिनिस्टर है? एक प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज़ अ सिंगलेटन सेट। बी इज इक्वल्स टू 1, एक एलिमेंट है इसमें। सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? 2, इसके अलावा कोई होता है नहीं। तो यहाँ से हमारा सिंगलेटन सेट हो गया। फिर हम बात करते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट मतलब दो सेट ए, और हम कोई सेट मानते हैं ए एंड सेट बी, ठीक है। वो इक्वल तब होंगे जब सेट ए के अंदर के जो एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर के एलिमेंट के इक्वल हो, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर्स, कि वो किस ऑर्डर में अरेंज कर हो रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, बट ए इज इक्वल्स टू बी है। देखिए 5 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। इसमें फ़र्क क्या है? ऑर्डर का। उस ऑर्डर के फ़र्क पे हमने घास नहीं डालनी। आपने कहना है अगर इसमें उतने ही एलिमेंट है और वही एलिमेंट है तो ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। सेट्स, इसका नोट्स बनाते रहिएगा। सेट्स ऑफ सेट, कभी कभी क्या होता है हम ना एक एलिमेंट को ही सेट बना देते हैं। दे अ सेट हैविंग वन एन एलिमेंट विच इज़ ऑल्सो ए सेट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 1 2, और ये आपका सेट ऑफ 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग नहीं करता ए को, 4 भी 3 4 भी ए को बिलोंग नहीं करता, ना ही 4 ए को बिलोंग करता, बट सेट ऑफ 3 4 ए को बिलोंग करता है एज एन एलिमेंट। सो आई होप सो ये वाली थ्योरी आपको क्लियर होगी। बिल्कुल मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, बाकी आप लोगों के ऊपर। सो अब आसान लैंग्वेज में हम सबसेट की बात करेंगे। व्हाट आर सबसेट्स, ठीक है। ठीक है, सबसेट की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, बट आई विल टेल यू कि क्या होते हैं सबसेट्स, ठीक है। सबसेट्स मतलब हमने एक सेट ले लिया, ए इज इक्वल्स टू, माय बैड, ए इज इक्वल्स टू आपका 1 2 3 4 5 6 7, बी इज इक्वल्स टू एक और हमने सेट लिया 1 2 3। अब देखिए बी में जितने बी के जो एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। सबसेट मतलब उसी का बच्चा, ये मतलब आपका मान लो पेरेंट सेट हो गया। पेरेंट सेट से जितने भी बच्चे बन रहे हैं आपके 4 5 6, आपका 6 7, या फिर एक बी सेट जो आपका इक्वल सेट है, वो आपका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन, एक चीज़ है, प्रॉपर्टी है कि एवरी इक्वल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका इस सबसेट टू। सो आई होप सो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर मैं आपको एक सेट दूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको एक ऑप्शन दिया मैंने 1 2 8 सी, 3 6 4 डी, 5 8 9 ए सी डी दे दिया मैंने, बी तो दिया नहीं, बी लास्ट में दे देते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे सबसेट कौन कौन से हो गए? इसके मल्टीपल करेक्ट टाइप है। अब इसमें सबसेट कौन हुआ आपके? 1 2 8 हुआ, 8 तो आता ही नहीं, तो ए इज़ नॉट अ सबसेट टू। सो आपका ये वाला सेट इज़ नॉट अ सबसेट टू इस वाला सेट का, ठीक है। 3 6 4 आ रहा है भाई, दिस इज़ अ सबसेट। 5 8 9, 5 8 तो है ही नहीं, ना 9 है, और 1 2 3 इज़ अ सबसेट टू बी। अगर मैं इसे इज इक्वल्स टू ए लिख दूँ, इज इक्वल्स टू ए लिख दूँ, इज इक्वल्स टू ए, इज इक्वल्स टू ए, तो ए इज सबसेट टू बी। समझ रहे हैं? इक्वल्स टू नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इक्वल नहीं है ना, इक्वल मतलब सारे एलिमेंट यही हो, तो ए इज सबसेट टू बी सिर्फ, और ये से ए इज सबसेट टू बी। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल आसान टॉपिक था सबसेट का, इतना भी कुछ हार्ड नहीं था। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा थ्योरी थी इसमें कुछ, ठीक है। ए इज़ ए सबसेट टू बी है। बाकी अगर आपको थोड़ा सा और समझने के लिए एग्जांपल चाहिए तो आप इसी चीज़ को एक बार रिपीट कर सकते हैं। तो और बाकी अगर मैं थ्योरी में लिखूँ, नहीं थ्योरी तो नहीं होगी इसकी कुछ, बट मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए
एक पेरेंट सेट से जितने भी सेट निकल रहे हैं, मतलब कुछ भी हो वो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 6 7 6 7 इसमें भी है, ये भी है, इसमें भी है। तो ये सारे इस सेट के सबसेट आपका ये सारे इस सेट के सबसेट हो गए, ठीक है। वैसे इतना कुछ था नहीं सबसेट में, पर मैं आपको बता देता हूँ। तो आई होप सो सबको सबसेट की प्रॉपर्टीज़ समझ आ गई होंगी। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम सॉरी प्रॉपर्टीज़ कह रहा हूँ, सबसेट क्या है वो समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट। सो ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट। ये इंपॉर्टेंट है, सबसेट तो सब समझ जाते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स वगैरह इसी में आ जाएंगे। मान लीजिए एक सेट है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना कभी, ठीक है। ये तो मैं ABCD की जगह सिर्फ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, बट आपको स्कूल में A इज इक्वल्स टू, वैसे स्कूल में इतना पूछा ही नहीं जाता, कहीं भी पूछते हैं तो वो सेट बना के दे देते हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया BCZ, ठीक है। तो हम BCZ, अब देखिए अल्फ़ाबेट में भी B आता है, C आता है, Z आता है, तो मतलब B इज़ ए सबसेट टू A। इस साइन का मतलब होता है इस सबसेट टू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक सेट C, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सेट C मान लेता हूँ, और ये सेट C में हम नंबर ले लेते हैं 1 2 3। तो क्या अल्फ़ाबेट के सेट का ये सबसेट है? नहीं, इसमें तो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, ये 1 2 3 कहाँ है भाई? तो C इज़ नॉट सबसेट टू क्या? A, राइट, ठीक है। अब मैंने एक सेट लिया D, वो भी है हमारे सेट ऑफ अल्फ़ाबेट इन अपोजिट ऑर्डर, Z से शुरू होगा। तो ये दोनों इक्वल सेट है या नहीं, आप मेरे को जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ। अच्छा, तो हाँ ये बिल्कुल इक्वल सेट है, क्योंकि एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एलिमेंट ऑफ B इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। तो आप इसे लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू D, और आप इसे लिख सकते हैं A इज़ ए सबसेट टू एंड इक्वल्स टू D, और D इज़ ए सबसेट टू एंड इक्वल्स टू A। तो अभी हम यहाँ लिखते हैं कंक्लूजन। ये सिंबल आपका हो गया इज सबसेट टू। देखिए अगर आपके घर पे कोई भी NCERT, RD शर्मा या कोई भी रिस्पेक्टेड ऑथर वाली किताब है, या कुछ भी आप ऑनलाइन वर्कशीट देख लीजिएगा, प्लीज़ उसे एक बार बैठ के सॉल्व करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चन डाल दूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इज नॉट ए सबसेट टू। इसका मतलब हो गया आपका, इसका मतलब क्या हो गया, इसे मैं इधर लिख देता हूँ, ये ना स्पेस थोड़ी कम हो रही है। इसका मतलब हो गया ये बड़ी दिक्कत है, इज इक्वल टू एंड सबसेट टू। इक्वल भी है वो सेट उस सेट का सबसेट भी है, तो एवरी इक्वल सेट इज अ सबसेट, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे बोलते हैं, पता है किसे बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट हम उसे बोलते हैं, देखिए प्रॉपर सबसेट हम उसे बोलते हैं कि मान लीजिए A इज़ ए सेट, मान लीजिए A सेट है आपका कोई 1 2 3 4 5, और B आपका है आपका 1 2 3। तो A इज़ ए B इज़ ए सबसेट टू A, बट A इज़ नॉट इक्वल्स टू B। B A का सबसेट है, पर A क्या कहते हैं हम, B A का सबसेट है, समझ रहे हैं? B A का सबसेट है, पर B A के इक्वल्स टू में नहीं है, मतलब B के बराबर नहीं है, तो हम उसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो दैट इज़ अ प्रॉपर सबसेट। अब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने एक अल्फ़ाबेट का सेट ले लिया ए से जेड तक, और हमने ए बी सी एक सबसेट ले लिया उसका, तो वो उसका प्रॉपर सबसेट हुआ। पर अगर हम एक सेट ले लें, हम आपका यही वाला मान लीजिए, ये जो मैंने बनाया था आपका, जैसे कि हम मान लेते हैं ए इज़ अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट और डी इज़ अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट इन अपोजिट ऑर्डर। देखिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, एक दूसरे के सबसेट भी हैं। सो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर सेट। वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे। कौन सी कंडीशन? ये आपका एक्स सेट कोई भी इज़ अ सबसेट टू वाई एंड एक्स डज नॉट इक्वल्स टू वाई, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है दैट इज़ आपका प्रॉपर सबसेट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इक्वलिटी ऑफ सेट्स, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ सेट्स आपका इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा। इक्वलिटी ऑफ सेट्स बेसिकली क्या हो गया कि कोई आपका रैंडम सेट है, आपका एक्स कुछ भी है, इसमें कुछ भी है ब्ला ब्ला, और उसका एक सबसेट है वाई, इसमें कुछ भी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? वाई इज़ अ सबसेट टू एक्स, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल्स टू में भी है, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए दैट इज़ अ केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेट्स। अगर इसका एग्जांपल दूँ 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू आपका 4 3 2 1। बहुत बच्चों की कन्फ्यूज़न होती है कि अगर दोनों सेट, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ए इज इक्वल्स टू बी एंड ए इज़ अ सबसेट टू बी, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इज़ अ सबसेट टू ए, क्योंकि है तो इक्वली, कैसे भी लिख लो एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपका इक्वलिटी ऑफ सेट्स की कंडीशन हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिटर्न प्रॉपर्टीज़ ऑफ आपका ये सबसेट की, ठीक है। हमें बोलना है कि एवरी सेट इज़ इट्स ओन सबसेट। हर सेट अपना ही सबसेट होता है। जैसे कि हम कुछ भी ले लें, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, हमने दूसरा यही सेट ले लिया सेम 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं ए इज़ ए सबसेट टू बी इज़ ए सबसेट टू ए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और देखिए अब आपका जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट्स का मैं एक और चीज़ समझा दूँ थोड़ी, जो आपका एक और यहाँ है, पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टी। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट। एम्प्टी सेट आपका नल सेट हो गया। जैसे कि हमने कोई भी नल सेट ले लिया, ए इज इक्वल्स टू ऐसे लेते हैं ना हम, इसमें ज़ीरो नहीं प्रेजेंट होता, इसमें ज़ीरो की जगह हम लिखते हैं एक फाई, इस लेटर को हम बोलते हैं फाई। अब मेरे को पता नहीं कैसे लिखते हैं, ऐसे फाई ऐसे लिखते हैं आप, फाई, ठीक है। तो मतलब ये फाई है, इसे हम यूज़ किए, वो आपका सेट्स का ज़ीरो मान लो आप, इसे सेट्स में ज़ीरो की जगह हम फाई लिखते हैं, तो इसमें ना एक एलिमेंट होता है फाई, और हर सेट में एलिमेंट होता है, ठीक है। हर सेट में भाई ज़ीरो तो हर चीज़ में, देखिए अब अगर आप रुको, एक सेट में, एक एम्प्टी सेट में फाई होता है। अब हमने ये ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। हम इसे लिखते तो ऐसे हैं, पर इसमें फाई भी प्रेजेंट होता है, वो हम लिखते नहीं है पर होता है, प्रेजेंट होता है। एक एम्प्टी भी तो है भाई वो, ठीक है, एक एम्प्टी सेट भी प्रेजेंट होता है। इस चीज़ को या तो आप याद कर लीजिए, नहीं समझ आ रहा, बाकी अगर कॉमन सेंस होगी तो बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। वो नल पार्ट भी तो होगा भाई, ठीक है, वो फाई है। तो ये हमने कोई बी सेट ले लिया, एम्प्टी सेट, तो वो एक बी सबसेट टू ए, समझ रहे हैं। सो ये आपका हो गया ये वाली प्रॉपर्टी। देन और तीसरी प्रॉपर्टी बहुत आसान है, ठीक है। हमने 3 सेट लिए, सेट ए बी सी, ठीक है। अगर ए इज़ अ सबसेट टू बी और बी इज़ अ सबसेट टू सी, तो ए भी आपका सी का सबसेट होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा मेरे को दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, तो बस ये आपका सबसेट ख़त्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे पावर सेट। देखिए पावर ऑफ सेट थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, बट हो जाएगा। बेसिकली पावर ऑफ सेट होता क्या है? पावर ऑफ सेट या पावर सेट भी बोलते हैं इसे। पावर सेट को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, मतलब ए कुछ भी सेट हो सकता है आपका, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। अभी हम ए से एक सेट लेते हैं, ए इज इक्वल्स टू 1,
तो पावर ऑफ ए क्या होगा, इसके एलिमेंट से जितने भी सबसेट बन रहे हैं उसे हम एज अ सेट लिख देंगे। मैं बताता हूँ, इसके एलिमेंट से, इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें है तो एक एलिमेंट, सबको यही लग रहा होगा, लेकिन अभी मैंने बताया 2 एलिमेंट होंगे इसमें, फाई और ए। फाई हम लिखते नहीं है बट फाई प्रेजेंट होता है, तो इसमें 2 एलिमेंट है। तो हम इन 2 एलिमेंट को ना एज अ सबसेट और पावर ऑफ ए का एलिमेंट लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका पी पावर ऑफ ए है, तो ये हो जाएगा हमारा सेट ऑफ ए और सेट ऑफ फाई, समझे। अब मान लीजिए आपका ए इज इक्वल्स टू है आपका 1 2 3, तो इसके हम पहले तो सबसेट बना दो, पहले आप इसके सबसेट बना दो। वो इसका एक सबसेट 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 1 2 होगा, एक एक आपका 1 2 होगा, एक आपका होगा 2 3, एक होगा हमारा 1 3, ठीक है। और 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 आपका हो जाएगा ये 1 2 3 1 2 3। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स ओन सेट, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कितने ये आपने सबसेट बना लिया इसके, तो पावर ऑफ ए हो जाएगा, ये जितने भी सबसेट बनाया आप इसका एक सेट बना लीजिए, दैट इज़ आपका पावर ऑफ सेट। तो 3 5 1 2 2 3 और 1 3 1 2 3। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, गिनेंगे तो 8 आएंगे, गिनेंगे तो इसमें टोटल एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट 8। इसमें कितने हैं, 2, ठीक है। इसमें 8 है टोटल एलिमेंट, इसमें 2 है, ठीक है। और अगर मैं कोई सेट ले लेता हूँ पावर सेट ऑफ ए, और यहाँ पे हम ए डिफाइन कर लेते हैं 1 2, तो इसके सबसेट, पहले तो इसके सबसेट बना लो, क्या हो गए 1 2 1 2 और 5। तो पावर ऑफ सेट क्या हो जाएगा आपका 5 1 2 1 2। कितना एलिमेंट है इसमें, 4। भाई अगर आप इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट देखो तो इनके बीच में एक रिलेशन बन रहा है, दैट रिलेशन इज़, इसे हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसे हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और हम इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि बाई चांस नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जनरल रिलेशन क्या होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट is equals to 2 to the power n, where n is number of element in normal set। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा इसमें 3 एलिमेंट थे, 2 की पावर 3 8, तो इसमें जो जितने भी एलिमेंट आए टोटल वो 8 आए। यहाँ पे आपके सिर्फ एक एलिमेंट था 2 टू द पावर 1, तो आपका 2 एलिमेंट आए, और वहीं पे जहाँ पे हमने 2 एलिमेंट लिए वहाँ पे 2 टू द पावर 2 4 एलिमेंट आए, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। बाई चांस आपसे कोई पूछ ले कि एक ए सेट है जिसमें आपके 26 एलिमेंट है, ये 26 नहीं है, मतलब इस ए सेट में आपके 26 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर 26 एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका पावर ऑफ सेट्स में आई थिंक सो सब हो गया है, मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट रिलेशन बता दिया है, ठीक है, ठीक है। और एक और रिलेशन है जो हमें लिखना है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट टू बी एंड इक्वल्स टू बी, तो पावर ऑफ ए भी आपका उसका पावर ऑफ बी का सबसेट होगा। और आप इसे उल्टा करके भी लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है। कैसे भी लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। सेट थ्योरी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है और डायग्राम वाला पार्ट है, एंड आई गेस सो इसके अलावा ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बाकी थोड़े से लॉज आएंगे, आई होप सो लॉज समझ में आ जाएंगे। ज़्यादा लंबी नहीं रखूँगा मैं वीडियो, जितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भाई। थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी होती है भाई इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग बना देती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिवर्सल सेट। आपका यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई,
चलो इसके बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सल, नाम में यूनिवर्स आ रहा है भाई। जैसे कि आपका एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज़ हैं, गैलेक्सीज़ के अंदर आपका सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर आपके प्लैनेट्स हैं। अ सेट ऑफ प्लैनेट्स किसके अंदर आ रहा है? एक यूनिवर्स के अंदर आ रहा है। अ सेट ऑफ गैलेक्सीज़ किसके अंदर आ रहा है? एक यूनिवर्स के अंदर आ रहा है। तो आपका यूनिवर्स क्या हो गया? आपका एक यूनिवर्सल सेट हो गया जिसके अंदर ये सारे सबसेट आ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट जिसके अंदर से सबसेट बनते हैं, जिसके अंदर से प्रॉपर सबसेट बनते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट फ्रॉम विच सबसेट आर सबसेट्स आर डिराइव्ड। जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है, यूनिवर्सल ले रहे हैं तो हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने एक सेट ले लिया 1 2 3, एक सेट ले लिया हमने 4 5 6, एक ले लिया हमने 6 7 8, ठीक है। तो ये यू इन सब का यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि इन सब के एलिमेंट आपके यू के एलिमेंट में आ रहे हैं और यू बहुत बड़ा सेट है। आप इसे यूनिवर्स वाले रेफरेंस से समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं वैसे, ठीक है। अभी देखिए यूनिवर्सल सेट हो गया है, मेरे को नहीं लगता इसमें और कुछ ऐसा है बताने लायक, बट मैं देखता हूँ। देखिए एक थ्योरी आ रही है इसमें, दैट इज़ सुपर सेट थ्योरी, ठीक है। एक सेट जो हर किसी सेट का सुपर सेट होता है। सुपर सेट मतलब कि मान लीजिए आपका, जैसे कि यही मान लीजिए यू है, यू बहुत बड़ा सेट है, ठीक है। ए इज़ अ सबसेट टू, ए इज़ अ सबसेट टू यू, बट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू यू। तो सुपर हो गया भाई, ये सोच रहा मैं बहुत बड़ा हो गया तो ये अपने आप को सुपर मान रहा है, तो इसे सुपर सेट बोलते हैं। तो मतलब ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट आपका हर सेट का सुपर सेट हो गया, मतलब हर सेट के ऊपर मेरे पे बहुत एलिमेंट है भाई। जिस स्कूल में तू पढ़ता है उस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ, समझ रहे हैं, उस टाइप का। तो आपका यूनिवर्सल सेट यही है। अब जो मेन आता है वो आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली आपके वेन डायग्राम्स होते क्या हैं? वेन डायग्राम्स आपके कुछ डायग्राम्स होते हैं जिससे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? वेन डायग्राम्स आर बेसिकली, जैसे कि हमने सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके समझे थे, वो रिटर्न वाला एक आपका रूस्टर फॉर्म एंड आपका सेट बिल्डर फॉर्म। वैसे ही ये वेन डायग्राम्स है, ये डायग्रामेटिकली आपको मतलब सेट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए यूज़ होते हैं। तो वेन डायग्राम हमारे कैसे बनते हैं? जैसे कि हमने कोई सेट ले लिया ए, मतलब मान लिया हमने ए सेट ले लिया हमने पहले एक यूनिवर्सल सेट लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। हमने ए सेट ले लिया 1 2 3, और हमने बी सेट ले लिया आपका 3 4 5। तो हम इसे डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे करेंगे, पहले तो हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारा एक है सेट ए, एक है हमारा सेट बी, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 3, तो 3 इनका कॉमन पार्ट हो गया, ये वाला कॉमन पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेट ए, सेट बी, सेट ए में क्या आ रहा है हमारा 1 2, और हमारा सेट बी में क्या आ रहा है 4 5 यूनिवर्सल। अब इन सेट्स के अलावा जो बचे हुए एलिमेंट है यूनिवर्सल में वो आपके बाहर आ जाएंगे 5 6 7 8, ठीक है। अब एक और केस लेते हैं यहाँ पे अपने समझने वाली बात ये थी कि अगर दो सेट में कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है तो वो आपका वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट होगी। अगर मान लीजिए हमने सेट लिया 1 2 3, बी हमने लिया 4 5 6। अब यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कॉमन सेंस से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे। यू से हमने एक सेट ले लिया ए, हमने एक सेट बना लिया यहाँ पे बी,
इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और हमारा अब बचे हुए जो एलिमेंट है 7 8 7 8 हमारा यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। ठीक है, अगर तो अब हम एक और केस लेंगे जहाँ पे मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, हमारा ए सेट है 1 2 3 और हमारा बी है 2 3। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा केस बन रहा है, दैट इज़ बी इज़ अ सबसेट टू ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, कॉमन सेंस से बनाएंगे अगेन। यहाँ पे हमने ले लिया एक सेट ए, अब जो उसका सबसेट है मतलब वो ए सेट के अंदर आ रहा है, तो हम इसके अंदर एक सेट लेंगे दैट इज़ आपका बी। ठीक है, अब जो अलग यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2 3 और बचा गया 1 और बचे हुए एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4 5 6 4 5 6 आप आ जाएंगे यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, और क्या केस हो सकता है, और कुछ केस भी हो सकता है। फिलहाल अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है तो ऐसे बनेगा। ठीक है, सो ये हमारा वेन डायग्राम वाली कहानी भी ख़त्म होती है। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, हम सेट्स पे कुछ ऑपरेशन करते हैं, ऑब्वियसली मेडिकली नहीं बट वैसे वाले नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन। जैसे कि मान लीजिए एक सेट है ए 1 2 3 और बी सेट है, यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। बी है हमारा आपका एक सेट 4 5 6, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इन सब के सेट ऐड कर दो 1 2 3 4 5 6। एक सेट ऐसा बनाया हमने यूनियन करके जिसमें हमारे दोनों सेट के एलिमेंट आ रहे हैं। अब इसमें बच्चों को जनरली क्या कन्फ्यूजन होती है वो भी मैं लिख देता हूँ। जैसे कि हमने एक सेट ले लिया 1 2 3, एक सेकेंड, हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 और हमने आपका दूसरा सेट ले लिया 1 आपका 3 4 5। अब ए यूनियन बी निकालना है हमें। यूनियन का मतलब क्या हुआ, दोनों सेट के एलिमेंट एक सेट में डाल दो 1 2 3। अब यहाँ पे भी 3 है, 3 4 5। यही बच्चे गलती करते हैं, यही नहीं करनी। सेट इज़ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पे जो 2 3 आ रहे हैं वो दूर दूर तक डिस्टिंक्ट नहीं दिख रहे हैं मेरे को, तो 1 2 3 4 5 ये होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है यूनियन में। तो यूनियन आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका हम देते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, अभी एक सेकेंड, सॉरी मैं इसे थोड़ा बाद में कराता हूँ, पहले मैं सिर्फ वेन डायग्राम वाला पार्ट भी करा देता हूँ। वेन डायग्राम मान लीजिए ए हो जाएगा आपका 1 2, बी हो गया आपका 2 3, तो ए यूनियन बी आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए यूनियन बी आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले आप इसे ही वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये एक सेट ए हो गया, ये एक सेट बी हो गया, कॉमन इनमें 2 आ रहा है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। तो अगर आपको यूनियन रिप्रेजेंट करना होगा तो आप बेसिकली, क्योंकि देखिए ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3, इसमें तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बेसिकली जितने पार्ट्स में एलिमेंट आ रहे हैं उस पूरे पार्ट को शेड कर दीजिए। तो आपका वेन डायग्राम में आपका यूनियन ऑफ सेट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम आते हैं इंटरसेक्शन में। जितने भी यूनियन वाले क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी में एक बार उसका वेन डायग्राम बना के देख लीजिएगा फॉर बेटर क्लैरिटी। अब आ रहे हैं हमारे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मान लीजिए एक सेट है हमारा 1 2, दूसरा सेट है हमारा 2 4। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा,
इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो ए और बी में से कॉमन क्या है? 2, तो 2 आ जाएगा, बाकी सब नहीं, बाकी सब जाओ दूर, सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट। कॉमन एलिमेंट का आप एक अलग से सेट बनाते हो और इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उल्टे यू से। तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अभी अब हम बात करेंगे एक और केस इंटरसेक्शन का, जिसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, पता नहीं क्यों रहते हैं भाई। सेट्स तो सबसे आसान चैप्टर है, परम्यूटेशन तक पहुँचो थोड़ा। हाँ, ये आपका एक सेट हमने ले लिया, ए इज इक्वल्स टू 1 2, बी ले लिया हमने 3 4। समझदार समझ जाएंगे क्या होने वाला है। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? मैंने कहा इसमें एलिमेंट तो है 2, लेकिन 2 दिख रहे हैं हमें इसमें एलिमेंट, पर 2 नहीं है, 3 है। 3 कौन सा? 5। इसमें भी कितने हैं? 3 कौन सा? 5। ठीक है, 5। तो 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसे हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि हमने कोई 2 सेट मान लिए, ए इज इक्वल्स टू 1 2, बी इज इक्वल्स टू 2 4। अब हम इसे वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये 2 1 4। तो अब आपको क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इसका कॉमन क्या आ रहा है इनमें? 2। ठीक है, तो अब आपका कॉमन पार्ट है, उसे शेड कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो आई होप सो इंटरसेक्शन वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा? यूनियंस ऑफ सेट हो गया हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया। ठीक है, वैसे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं अभी करवाता हूँ। देखिए, सेट यूनियन सेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि वो कम्यूटेटिव होती है आपकी, तो आपका कम्यूटेटिव होती है। दैट मीन्स के अगर हमारे 2 सेट हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पर आप 2 सेट लेके इसे प्रूव करके देख लेना, ये आएगा। और एसोसिएटिविटी होती है ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हम पहले से सॉल्व करें तब भी सेम आएगा, अगर हम इसे पहले सॉल्व करें और उसके बाद इसका सी से यूनियन करें तब भी सेम आएगा। एसोसिएटिविटी, और बार बार कोई आ जा रहा है तो मेरे को ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई नहीं आया, थोड़ा सा टॉलरेट करना बच्चों। ये पढ़ लिया। ठीक है, अभी एक और प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई। ए को आप किसी नल सेट से यूनियन करोगे इज इक्वल्स टू ए ही आएगा, या आप किसी नल सेट को ऐसे, मतलब वो एसोसिएटिविटी तो है ना हमारी, तो तब भी ए आएगा। अब हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पहली तो सेम है आपकी, इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव। ए इंटरसेक्शन आपका बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव भी है। आप सॉरी, कम्यूटेटिव तो है ही, एसोसिएटिव भी है। ए यूनियन बी यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आप दोनों तरीके से करिए, आपका सेम आंसर आएगा, एसोसिएटिव। ओके, सो और आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर आप ए को फाई से करेंगे तो आपका फाई आएगा, क्योंकि ए और फाई में क्या ही कॉमन होगा। ठीक है, फाई या आपका इंटरसेक्शन फाई इंटरसेक्शन ए करेंगे तो आपका फाई आएगा। इसे थोड़ा ऐसे समझिए, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक नल सेट में एलिमेंट क्या है? फाई। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? फाई तो कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे आपका इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। बट आपका इंटरसेक्शन में ना एक लॉ है, थोड़ा छोटा सा लॉ है, इसे आप ना एक सेट बना के प्रूव करके देख लेना।
ठीक है, ये थोड़ा सा ए, आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन है, पहले ये इससे यूनियन करेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा होता है आपका ए, आई होप से यू कैन सी, मैं आपको ना बता देता हूँ जनरली आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका एडिशन में क्या होता है, वो होता है आपका ए बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी, ठीक है, वैसे ही सेम, पहले इससे यूनियन करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसे ना मैंने ढंग से नहीं लिखा है, एक बार मैं लिख देता हूँ इसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव माय बैड, ज़रा ना मैं इसमें थोड़ा सा सामान, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बीच में इनके, अब ए यूनियन सी, और अगर सेम चीज़ हम करें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, बाहर क्या है आपका इंटरसेक्शन, तो पहले इसका इंटरसेक्शन ए के साथ होगा, फिर इसका इंटरसेक्शन सी के साथ होगा, ए इंटरसेक्शन सी, बीच में क्या आ रहा है यूनियन ए इंटरसेक्शन, सॉरी बी, बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई, मतलब एक ना जनरल चीज़ है इस चीज़ में कि अगर आपका इंटरसेक्शन का क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें आपसे पूछते हैं आपका उसमें आपको ना कुछ ऐसा वर्ड देखने को मिलेगा, एंड द वर्ड एंड, समझ रहे हैं, एंड ए एंड डी एंड, इसे मैं कैसे समझाऊँ, ठीक है, मैं ना सोच रहा हूँ थ्योरी कराने के बाद ना तुम्हें अच्छे क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है, एनसीईआरटी भी खुद ही सॉल्व कर दूँगा पकड़ के, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं तुम्हें थ्योरी के बाद क्वेश्चन कराऊँ, ठीक है। सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। जैसे ये क्वेश्चन है, ए सेट है, इसमें हमारा कुछ बच्चे स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी, बी सेट हमारा स्टूडेंट्स प्लेइंग क्रिकेट, ये थोड़ी बाहर की चीज़ है, मैं तुम्हें वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछे टेल अस एटलीस्ट, जहाँ पे आपका शब्द आ जाए एटलीस्ट, कि एटलीस्ट कितने बच्चे आपका क्रिकेट और आपका हॉकी खेल रहे हैं, एटलीस्ट बच्चे प्लेइंग आपका क्रिकेट एंड हॉकी, तो वहाँ सोचना ही नहीं, ए यूनियन बी लगा देना है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग हॉकी एंड क्रिकेट, एंड आ गया ना, एंड मतलब हॉकी भी खेल रहे हैं क्रिकेट भी खेल रहे हैं, मतलब कॉमन वाले बच्चे, तो वहाँ पे आपका ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, बस, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उससे समझ में आएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे, दैट इज़ और डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक है। वैसे तो मैंने दोनों के बता दिए हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने एक सेट ले लिया, ए 1 2 3 4, बी हमने ले लिया आपका 3 4 5 6, अब हम बोलते हैं ए माइनस बी। इस चीज़ का मतलब होता है जो पहले लिखा है, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। पहले तो हम इस सेट का एक वेन डायग्राम बना देते हैं, ठीक, इस सेट का हम एक वेन डायग्राम बना देते हैं। ए सेट है हमारा, बी सेट है हमारा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बोल रहा है कि ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो आपका ए में भी है बी में भी है, ये वाले, ठीक है, ये बी में भी है ए में भी है, तो ये कह रहा है ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, मतलब 3 4 को हटा दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ये इसकी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गई। मतलब ए माइनस बी इज इक्वल्स टू आपका
आपका बी के एलिमेंट हटा दिए हमने 3 4, बचा कितना 1 2। आई होप सो आप ये चीज़ समझे होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जैसे कि ए हो गया आपका आपका ए बी सी डी, बी हो गया हमारा ई एफ ए बी। ठीक है, तो ये हमारा एक वेन डायग्राम बना देते हैं हम। यहाँ पे दो सेट ले लेते हैं, इनके इंटरसेक्शन में ए और बी आ रहा है, इसमें ई और एफ आ रहा है, इसमें सी और डी आ रहा है। तो अब हमें बोला है ए माइनस बी, सॉरी इस बार हम ले लेते हैं बी माइनस ए। अब बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, बी में से ए के एलिमेंट हटा दो। ए के एलिमेंट कौन से आपके, ए बी, यहाँ पे हमारा सी डी भी है, ए बी है वैसे तो, बी के अंदर कौन से हैं, ए बी है ना। तो आप इसे हटा दो और इतने पार्ट को शेड कर लो, बचा हुआ जो पार्ट है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ई और एफ, जो शेडेड पार्ट में आ गया वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपका ठीक है, देखिए अगर 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 अब हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या कह रही है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 है, मतलब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा। अगर इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो बहुत कुछ होगा भाई। तो पता क्या होगा, ए में से अगर आप बी के एलिमेंट हटाओगे तो आपका 0 आएगा। अरे मतलब सॉरी 0 कह रहा हूँ, 5 आएगा। जैसे कि मान लीजिए ए है हमारा कोई सेट 1 2 3 4, बी है हमारा 5 6 7 8। ठीक है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो क्या बचा, नल सेट। नल सेट क्या हो गया आपका 5। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये बहुत ज़्यादा इतनी वैसी चीज़ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ हो, आसान सी चीज़ है। मेरे को तो नहीं लगता है इसमें कुछ होगा। फिर आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ए इज़ टोटली अ सबसेट टू बी, तो आपका ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। मान लीजिए ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू 3 2 1। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी और ए इज़ ऑल्सो सबसेट टू बी। अब इन्होंने क्या बोला, ए माइनस बी के, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, तो बी में भी उतने के एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट बचे, कोई एलिमेंट नहीं बचा, कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो मतलब आपका नल सेट आ गया। ठीक है, सो ये आपका था डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मतलब स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी, स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ये आपसे पूछा गया और अगर आपको बोल दिया गया है कि क्या कहते हैं, अब आपको क्या कहते हैं, बोल दिया गया है कि हमें बताओ कि ओनली द स्टूडेंट्स, हमें बताओ कितने स्टूडेंट ओनली आर प्लेइंग हॉकी। ओनली, जहाँ ओनली आ गया भाई वहाँ आपने बस लेट जाना है, नाचना है लेट लेट के। ओनली आ गया वहाँ पे आप लेट लेट के कूदना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ओनली से, ओनली का मतलब क्या हुआ कि बस उतना बचा हुआ पोर्शन बताओ हमें, उतना बचा हुआ पोर्शन। तो आपने सीधा सीधा यहाँ पे क्या लगाना है, डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। ठीक है, आपने यहाँ पे सीधा सीधा डिफरेंसेस ऑफ सेट लगाना है। एक तो एक टेबल पे इतनी जगह है नहीं कि मैं सब कुछ रख सकूँ इस पर। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट का ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लेवल। भाई इंडियन हाउस होल्ड में रहो तो प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है। प्राइवेसी भी नहीं भाई, बट अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो नहीं बोलना चाहिए ना बार बार। सॉरी, इंटरप्शन के लिए मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। थोड़े देर लाती ऐसे कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हालात ऐसे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अभी हमें पढ़ना है डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ, मेरे को ना वो याद आ गया, मतलब एक इंग्लैंड का प्लेयर है उसका नाम भी मॉर्गन है। डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन भाई साहब क्या कह गए हैं, डिमॉर्गन भाई साहब कुछ नहीं कह गए हैं, ये बहुत अच्छी बात कह गए हैं कि अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सॉरी 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 सॉरी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट्स का होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब ये, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से वो सेट ही गायब कर दो। जैसे कि हमने ले लिया एक यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 और हमने एक सेट ले लिया A 1 2।
तो हमें अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वो सेट गायब कर दो, जो बचा वो लिख दो। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर मैं वेन डायग्राम में बनाऊँ तो ये आपका ए हो जाएगा 1 2, और ये 3 4 आपका यूनिवर्सल सेट में हो जाएगा, ठीक है। अभी ये सेट उड़ा दो, ख़त्म कर दो इसे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बचा हम पे 3 4, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ मेरा पे आ जाएगा बचा हुआ, समझ रहे हो। अब मैं थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जाम्पल लूँ, थोड़ा 1 2, ठीक है। और एक सेट ले लेता हूँ मैं बी इक्वल्स टू 2 3। वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, विन 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 विन। तो ए बी आपका, इसे ना मैं थोड़ा बेटे 2 1 3 2। अब हमें बोल दिया जी बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, बी को उड़ा दो, पूरा बी उड़ा दो, पूरा बी उड़ा दो। बाहर क्या ले बचा हम पे 4, तो हमारा क्या आ जाए बी कॉम्प्लीमेंट 1 4। समझ गए, समझ गए, समझे नहीं समझे, समझ जाने चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही है। कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन कराऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी पार्ट में मैंने तुम्हें समझा दिया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। अब डी मॉर्गन लॉ आता है, जो मैं अभी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस के कारण मैं हिल गया हूँ। डी मॉर्गन भाई साहब, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन भाई साहब क्या कह गए, डी मॉर्गन भाई साहब बहुत अच्छी बात कह गए हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपका ए माइनस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा। ये बहुत आसान सी बात है, वही चीज़ आ गई आपकी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया यहाँ पे। तो ए माइनस बी, ठीक है, बीच में क्या है यूनियन ए माइनस सी, ठीक है। इसे ना चलो ठीक है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, इसे ना खुद ही सेट बना के एक बार प्रूफ करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। जिसे नहीं आ रहा है समझ में, इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, मैं ना तुम्हें थोड़ा सा रेफरेंस दे दूँ कि ये चीज़ आई कहाँ से। हम मोस्टली जो बोर्ड मास रूल लगाते हैं उसके हिसाब से अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो तो हम उसे कैसे करते हैं, पहले हम ए इंटू बी करेंगे, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर हम इनसे ए इंटू सी करेंगे। तो उसी तरीके से आप ऐसे ही करेंगे, कुछ भी साइन हो आपका ऐसे ही लगेगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव, इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। तो मेरे हिसाब से थ्योरी इतनी ही है, बाकी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक अभी ना खंगाल लेता हूँ कि कुछ पढ़ाने लायक है। वैसे इस पर और भी टॉपिक है बट अभी पार्ट 1 के लिए मैं इतना ही रखूँगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट चेक। तो आई गेस सो सेट थ्योरी की आपकी सारी थ्योरी ख़त्म, सारी नहीं हुई है, मतलब एक पार्ट जो जितना मैंने पढ़ाना था, जितना आपका मोस्टली बेस बनाना था मैंने सेट थ्योरी का, अभी सेट थ्योरी शुरू नहीं हुई है, बट दिस इज़ द बेस ऑफ सेट थ्योरी। मतलब हो गई है ऑब्वियसली, बट हाँ उस लेवल पे, तगड़े लेवल पे शुरू की हुई है। तो दिस वाज द बेस ऑफ द सेट थ्योरी। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। मैंने चेक कराया है टॉपिक पढ़ाने के लिए, बट उन टॉपिक वो थोड़े हाई लेवल के टॉपिक है और मैं उन्हें अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मेरा अगला लेक्चर में कोशिश करूँगा क्वेश्चन पे रहे इसी जितना हमने पढ़ा है। एंड आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। पढ़ते रहिए। दुनिया में आग, मतलब नहीं आग नहीं लगानी, पर हाँ पढ़ाई में मतलब ऐसे जिसे बोलते हैं ना, पन्नों में आग लगा दो, वैसे आग, लिटरल आग नहीं, लिख लिख के भाई अपना कलम इतना गिरना है आग लग जाए, मतलब रिजल्ट में आग आनी चाहिए तुम्हारे। हाँ भाई इतना तगड़ा है, ठीक है। सो बस आज के लिए फिर इतना ही, बाय बाय।